Dear friends, dear friends and students, good afternoon to all. I am Pooja Sharma, Counselor of Education, Social Worker, working last 8 years in the social sector, social service. काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, तब जाके मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो पाया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो आज का जो वीडियो है वो है MSW और BSW के जो बच्चे हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क एंड बैचलर ऑफ सोशल वर्क के जो बच्चे हैं, जब वो कोर्स करते हैं तो उनको मास्टर ऑफ सोशल वर्क के सेकंड ईयर में और बैचलर ऑफ सोशल वर्क के सेकंड ईयर में उनको केस वर्क करना होता है। और दोनों का जो फॉर्मेट है बिल्कुल सेम है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क में जाके थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा हो जाता है और वही बैचलर ऑफ सोशल वर्क में फॉर्मेट थोड़ा छोटा होता है। पर जब आप केस वर्क करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है केस वर्क करते समय, और इसके फॉर्मेट्स क्या हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स में होने चाहिए पॉइंट्स हमारे, ये मैं आपको आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। पर उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाए, ताकि उनको हम हेल्प कर पाएँ, ताकि उनका कोर्स पीछे ना रहे, वो ड्रॉप आउट ना हो जाए, कोर्स को अच्छे से करें। ये हमारा मकसद है हमारे चैनल का। और उसके साथ साथ जीजी विशाद ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी 8 के तहत रजिस्टर्ड है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और ये 2016 से वर्क कर रही है और हम बच्चों की हेल्प करते हैं उसमें, ताकि जब बच्चा इंटर्नशिप करता है, कैसे करता है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना चाहिए, किस किस एरियाज़ में आपको विज़िट करना चाहिए, हम अपने सोसाइटी के थ्रू भी सारी चीज़ें उनको बताते हैं। तो वीडियो एंड तक आप देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि आपको केस वर्क करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसके फॉर्मेट्स क्या हैं। तो जो बच्चा स्टूडेंट जो है, जो MSW एंड BSW कर रहा है, सबसे पहले उसको ये फील करना है कि वो एक सोशल वर्कर है और जिस NGO में वो काम करने या इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ के जितने भी जो लोग हैं वो उनके सह कार्यकर्ता है, उसके अंडर में रह के उनको काम करना है और सीखना है सबसे पहले, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि आप एक सीखने के पर्पज़ से वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको एक मौका मिला है कि आप 45 डेज़ का इंटर्नशिप वहाँ पे जाके करें। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप जब भी आप करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप, तो आपको वहाँ पे केस वर्क भी MSW सेकेंड ईयर एंड बैचलर ऑफ सोशल वर्क के बच्चों को, BSW के बच्चों को केस वर्क करना पड़ता है। और केस वर्क करने के लिए मिनिमम आपका कोई भी केस आप सॉल्व करते हो उसके लिए कम से कम 1 वीक या फिर 5 डेज़ आपके पास होने चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो कि उस केस को कैसे सॉल्व किया जाए, बट एक बहुत शॉर्ट टर्म में होता है कि आप 5 डेज़ 7 डेज़ के अंदर भी आप अपने केस को सॉल्व कर सकते हो। और उन किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको केस सॉल्व करना है और इसके फॉर्मेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये पता चल गया कि आप एज ए सोशल वर्कर हैं और आपके पास कोई क्लाइंट है या ऑर्गेनाइजेशन ने आपको क्लाइंट्स दिए हैं कि ये एक आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं और ये सेवार्थी हैं, आपको इनको अपनी सेवा इनको देनी है, तो वो सेवा देते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं बताने जा रही हूँ, सबसे पहले आप जब भी क्लाइंट से मिलते हैं तो आपको उसके साथ कैसे बिहेव करना है, आपको एज अ फेमिलियर, एज अ दोस्त आपको उसके साथ रहना है। एज अ दोस्त के साथ आप उसके साथ रहेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी बातचीत के दौरान आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ आपको सामने वाले का भी इंट्रोडक्शन लेना है कि उसकी परेशानी क्या है और वो क्यों आया है। ये सब करने के लिए आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है एज अ सोशल वर्कर, एज अ काउंसलर की, वो आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपके अंदर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सुनने की क्षमता। जब आपको क्लाइंट कुछ बताता है तो आपको बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से उसकी बातों को सुनना है, कोई भी चीज़ें मिसिंग नहीं होनी चाहिए। यदि आप कोई चीज़ मिस कर देते हैं तो आपको केस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो सुनने की जो क्षमता है आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी सारी बातें आपको सुननी है।
और जब वो बताएगा तो आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। उसको ये फील ना हो कि आप उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, या उसको ऐसा ना लगे कि आप उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और उसकी बात को ध्यान से सुनना है। दूसरी बात थी। तीसरी बात ये है कि उसके साथ आपको रैपो बिल्ड करना है, और ये तो सबसे फर्स्ट है कि रैपो बिल्ड करोगे तभी वो आपको अपनी बात बता पाएगा। रैपो बिल्ड करना है, उसका दिल जीतना है, उसका विश्वास जीतना है। वो उसको ये महसूस होना चाहिए कि आपके पास जब वो आया है और अपनी बात अगर वो बता रहा है तो वो सुरक्षित है, सेफ है यहाँ पे, और इसलिए वो आपको अपनी सारी बातें बता रहा है। तो आपको सुनने की क्षमता, रैपो बिल्ड करना, विश्वास, ट्रस्ट बिल्ड करना, और उसके अलावा जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना है। सुनने के साथ साथ आपको उसके साथ विश्वास एक ऐसा वर्ड है या शब्द है कि उसका टूटना नहीं चाहिए। और कोई भी बात आप उसको झूठ में नहीं बोलेंगे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को लेके इस मिनिस्ट्री के पास जाऊंगा या इस विधायक के पास जाऊंगा और मैं बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। आपको भरोसा दिलाना है और आपको ये कहना है कि हाँ, आप जहाँ पे भी आए हैं बिल्कुल सेफ़ है, सुरक्षित हैं। और इसके अलावा आप उसको ये बोलेंगे कि मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम निकाल पाएँ अपने टीम के तहत। और वो आपकी और क्लाइंट्स के बीच में क्या बातें हो रही हैं ये किसी थर्ड पर्सन को पता चलना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बट उसका नाम लिख नहीं होना चाहिए कि वो सामने वाला पर्सन जो है इसका नाम ये है, ये और ये यहाँ का रहने वाला है और इसकी ये परेशानी नहीं। आपको केस को सॉल्व करना है, केवल केस की बातें बतानी है, ना कि उसकी हिस्ट्री आपको बतानी है। तो वो बिल्कुल आपको जिक्र नहीं करना है, नाम को लीक नहीं करना, गोपनीयता रखनी है। ये एक सोशल वर्कर की अच्छी चीज़ें होती है अगर वो अपने अंदर ये चीज़ लेके आता है तो विश्वास जीतना है, रैपो बिल्ड करना है, और पेशेंस रखने हैं, लिसनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको उसकी बातों को गोपनीयता भी रखनी है। इन बातों का आपको केस वर्क करते समय ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपका फॉर्मेट होता है कि फॉर्मेट क्या है इस केस को। मैंने तो बातें सारी सुन ली, सारी उसकी बातें समझ ली, पर उसकी रिपोर्ट्स में मैं कैसे लिखूं। तो रिपोर्ट में जैसे कि फर्स्ट टाइम आपने उससे मिले, उसका परिचय आपने लिखा। परिचय लिखने में आपने उसका नाम, एज, एड्रेस, कहाँ का रहने वाला है, कितने बच्चे हैं, या नॉन है या शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, क्या है, वो सारा डिटेल्स आपने उसको लिखा पॉइंट्स में। फिर उसके अलावा आपको उसकी प्राकृतिक समस्या क्या है वो लिखना है, जो उसने आपको ड्यूरिंग द काउंसलिंग उसने आपको बताया है जब आप उसके केस को सुन रहे थे। तो उसकी पूरी परेशानी आपको 2-3 पेज का एक लिखना है रिपोर्ट्स कि प्राकृतिक उसकी समस्या क्या है, वो अपनी प्रॉब्लम्स क्या लेके आया है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको उसकी जो बातें आपने सुनी हैं, उसकी क्या परेशानी है, उसके लिए आपको किससे कांटेक्ट करना है, वो किससे जुड़ा हुआ है, क्या उसके घर में माता पिता हैं, उसके माता पिता का इंटरव्यू लेना है, या अगर शादीशुदा है तो उसकी वाइफ का इंटरव्यू लेना है। और उसके अलावा उससे पहले आपको उसका व्यक्तिगत इतिहास जानना है, यानी कि उसकी हिस्ट्री जानना है, वो किस बैकग्राउंड से है। बैकग्राउंड का मतलब है कि वो आज इस परेशानी में है तो इस परेशानी में वो कैसे आया। सपोज इट कोई नशा करता है और वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है उसको कि वो नशा ही करना चाहता है। डी एडिक्शन का केस है और उसको आपको सॉल्व करना है। तो डी एडिक्शन का केस है तो सपोज उसका पिछला बैकग्राउंड कैसे रहा है, कब से वो दारू पी रहा है, कब से नहीं पी रहा है, क्यों पी रहा है, उसकी संगतें क्या है, उसका बैकग्राउंड का जो पूरा हिस्ट्री है आपको वो अपनी रिपोर्ट्स में लिखना है। ये आपका तीसरा पॉइंट होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है कि उसके परिवार के कौन से लोग उससे जुड़े हुए हैं, माता पिता, पत्नी या उसके दोस्त, कौन से लोग हैं, उसका आपको इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आप उनका प्रॉपर आपको उनसे बातचीत करनी है बहुत फ्रेंडली होके, ताकि आप उनको ये दिलासा दिलाएं कि हाँ, हम आपके ये जो केस है हम इस केस को सॉल्व
कर पाएंगे और इनको हम लोग रिहैबिलिटेट कर पाएँ। पूरी हमारी ये कोशिश है, कोई प्रॉमिस नहीं है, कोशिश होनी चाहिए। उसके अलावा जब आप उसके परिवार में किसी की भी जानकारी संबंधित इंटरव्यू लेते हैं तो उसकी भी आपको एक रिपोर्ट पूरी लिखनी है। इन सब के अलावा जो वो बताते हैं और आपका खुद का उसने जो बताया वो पूरा आप एक रिपोर्ट्स में लिखिए। उसके अलावा आपका खुद का एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए फैमिली एंड क्लाइंट्स के बीच का, जो आपके साथ बातचीत हुई है। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, आपको वो रिपोर्ट में लिखनी है। ये आपके पॉइंट्स में होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या आ जाता है कि आप जब उसकी चीज़ें सारी सुनती जा रहे हैं और वो बता रहा है तो आप उसको लिख रहे हो। ऑब्जर्वेशन तक आपका हो गया, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। फिर उसके अलावा ये आपके अपने, उसके अलावा आपको फील्ड में जाना है, किन लोगों से वो मिलता है, समाज में किस तरह से लोगों से बातचीत करता है, कैसे उसके दोस्त हैं, कैसे उसके रिलेशन हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और उसके अलावा एक माहौल आपको ऑब्जर्व करना है और किसी भी दोस्त या फ्रेंड समाज में जो भी लोग रहते हैं उनसे आपको बातचीत करना है रिगार्डिंग केस के रिगार्डिंग आपने बातचीत किया, उसकी एक रिपोर्ट की कि आपने ड्यूरिंग द जब आप इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों से तो आपको क्या क्या चीज़ें सुनने को मिली और आपका अपना एक क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, ये भी एक पॉइंट में होना चाहिए। जैसे कि आपने वो वाला, आपने जैसे समाज में जब आप फील्ड में जा रहे हो, फील्ड विजिट की रिपोर्ट जब आप लिखते हैं कि जब मैं गया और मुझे इस लोगों से मैंने बातचीत की, उसके अलावा आपको एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी लिखनी है। पड़ोसियों का इंटरव्यू जब आपने लिया, तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, इन सब के बाद आपको निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष का एक पॉइंट होना चाहिए और उस पॉइंट को भी आप अपने लेवल पे ही लिखेंगे। आपके खुद के विचारधाराएं क्या कहती हैं। और इसके अलावा इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको किन किन लोगों की हेल्प की ज़रूरत है एनजीओज़ में, जिस एनजीओ में आप इंटर्नशिप करते हैं। आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम शेयर किया और उन्होंने आपको क्या बताया, किन से आप मिले और किन से आप नहीं मिले, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको हेल्प की है और किन से आप क्लाइंट्स को कहाँ लेके गए, किस डॉक्टर के पास लेके गए, किस साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए या साइक्रेटिस्ट के पास लेके गए, या फिर आप कहीं कोई बच्चा है तो आपने उसको प्रोड्यूस किया है, CWC कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी रिपोर्ट्स में लिखनी है। तो इसका मतलब जब आप रिपोर्ट्स बनाएंगे तो आपको परिचय, क्लाइंट्स का इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, निष्कर्ष और एंड ऑफ द डे उसका रिहैबिलिटेशन कैसे हुआ और उसकी प्रेजेंट ऑफ द टाइम इस समय उसकी स्थिति क्या है केस को सॉल्व करने के बाद, और उसका थोड़ा बहुत 2-4 दिन आफ्टर रिहैबिलिटेट जब आप कर रहे होते हैं उसके कुछ टाइम तक आपको फॉलोअप भी लेना है और उसमें फॉलोअप में भी लिखना है कि हमने इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की थी, कर रहे थे और किया है और ये चीज़ें निकल के आई थी, अब इसके फॉलोअप में ये चल रहा है। तो लास्ट में जाके आपका एक व्यू होगा अपना खुद का, वो आपके लास्ट के पॉइंट्स को, केस को वो सॉल्व करेगा। जब आप केस सॉल्व कर लेते हैं पूरा, आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से भी मिलना पड़ता होगा, हो सकता है पुलिसकर्मी से भी मिलना हो सकता है, विधायक से मिलना हो सकता है, पड़ोसी से तो आप मिल सकते हैं, फैमिली वालों से भी मिल सकते हैं। इन सभी लोगों का इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आप जाके उसको माइक लेके उनका इंटरव्यू ले रहे, नहीं, इट्स योर ऑब्जर्वेशन। आपके बातचीत करने में आप क्या निष्कर्ष निकल के आया है वो आपके फॉर्मेट्स में होने चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। होपफुली आज का जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है या कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9891692856 मेरा नंबर है और ब्लॉग पे भी मैं अपना नंबर डिस्प्ले कर दूँगी, या मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो। एंड थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम बच्चों की हेल्प, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाएँ। थैंक यू।